के आगे डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ जैसे पहला ही क्वेश्चन आ रहा है पोटेंशियल का, तो शेल थ्योरम के हिसाब से याद करिए कि यदि मैं बात करता हूँ शेल का, और ये जो सेल है, तो सेल के सेंटर पे मैं पोटेंशियल देखूं तो 1 kg का एक ऑब्जेक्ट रख दो, और उसका हर एक एलिमेंट के साथ पोटेंशियल देखो, तो माइनस जी, यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं dm, माइनस जी dm इंटू 1/r, और ऐसे सब का जो समेशन कर लेंगे वही हो जाएगा पोटेंशियल। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जी और आर तो फिक्स है, तो dm इंटीग्रेट होके m दे देगा, gm/r, तो माइनस gm/r हो गया पोटेंशियल। यदि मैं इसको श्रिंक कर दूं, तो श्रिंक कर दूं, यदि मैं इतना बड़ा था और इतना बड़ा कर दूं r/2, मास नहीं बदला, ये श्रिंक कर गया, तो नया जो पोटेंशियल आप देखेंगे वो क्या लिखेंगे, माइनस gm/r/2 या माइनस 2gm/r। अब ये सोच करके देखो ना कि ये जो है निगेटिव में माइनस gm/r से माइनस 2gm/r हो गया, निगेटिव में दूर गया ओरिजिन से, तो मतलब हम क्या कहेंगे, ये डिक्रीज हो गया। कि हॉलो स्फेरिकल सेल को जब कंप्रेस्ड करेंगे तो उसके सेंटर पर जो पोटेंशियल हमें दिख रहा है वो माइनस gm/r से माइनस 2gm/r हो गया, मतलब डिक्रीज कर गया। कि क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया आप लोगों के? यस। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान रखिएगा। जब हम टाइम पीरियड की बात करते हैं, अर्थ में कोई टनल बना दें, तो अर्थ में कोई टनल बना दें तो उसमें कोई ब्लॉक ड्रॉप करेंगे तो सेंटर से क्रॉस होके दूसरी तरफ जाएगा और फिर वापस आएगा, तो यहाँ SHM होने लगता है, और SHM का टाइम पीरियड होता है 2π√r/g, और ये सॉल्व करके हम लोग देखते हैं ये 42.3 मिनट हो जाता है। तो वो एक ऐसा डाटा है वो जो जनरली याद रहता है, और ये कहीं भी आप करेंगे, सुरंग बनाएंगे, चाहे सेंटर से जाता या उसके बगल से, ये इमेजिनरी क्वेश्चन है, या बगल से, क्योंकि अर्थ परफेक्ट सॉलिड तो है नहीं, भीतर में बहुत हाई टेम्परेचर है, तो ऐसा कोई सुरंग बनाया नहीं जा सकता। इमेजिनरी क्वेश्चन, यदि बनाते हैं तो उसमें जो ऑसिलेशन होगा उसका जो टाइम पीरियड होगा ये होगा 42.3, कहीं भी बनाए। नेक्स्ट, जब आप बात करते हैं किसी स्टार के कारण उसके सरफेस पे ग्रेविटेशनल एक्सलेशन की, तो भी लिखेंगे यही gm/r²। कह रहा है मास कांस्टेंट है स्टार का, और उसको श्रिंक होते देखो, छोटा होता जा रहा है, तो ध्यान से देखिए, gr² इक्वल्स टू gm, gr² इक्वल्स टू कांस्टेंट। याद करिए, थर्मोडायनामिक्स में आपने पढ़ा है पीवी टू दी पावर गामा कांस्टेंट। पीवी टू दी पावर गामा कांस्टेंट का ग्राफ कैसा बनता था, तो ये इस तरह का बनता था। तो gr कांस्टेंट में g और r का ग्राफ कैसा बनेगा, g और r का ग्राफ कैसा बन जाएगा, तो ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का बन जाएगा। तो जैसे जैसे स्टार श्रिंक करेगा, स्मॉल ये जो रेडियस है स्टार का उसका वैल्यू कम होता जाएगा, उसके सरफेस पे ग्रेविटेशनल एक्सलेशन, उस स्टार का सरफेस पे स्टार के मास के कारण ग्रेविटेशनल एक्सलेशन बढ़ती जा रही होगी, आर कम होता जाएगा, और ये तो बी वाला ऑप्शन आप ले सकते हैं जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का भाई बढ़ती जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आया आप लोगों के? यस सर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में कहा जा रहा है कि मास रखे हुए हैं 5 और सेंटर वाले मास पे ग्रेविटेशनल फोर्स बताना है। ध्यान से देखिए, तो लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट अट्रैक्ट करेगा, ये नीचे वाले कॉर्नर में राइट, इन दोनों में कौन सा फोर्स ज्यादा ताकतवर होगा, ऊपर जो जा रहा है वो या नीचे, तो ये सेम माने कैंसिल आउट हो गए, सेम है माने ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, और इसमें कौन होगा, इधर और इधर, इनमें क्या सेम होगा? नो सर। कौन ताकतवर है? सर 3m होगा। तो नेट फोर्स कितना देखेंगे आप, तो जी, ध्यान दीजिएगा, जी 3m इंटू एम बाई स्मॉल आर कह दें दोनों के बीच का डिस्टेंस, माइनस जी 3m इंटू एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 2gm² बाई r²। ये हम कह दे रहे हैं FA। और ध्यान से देखिएगा बी वाले केस में, बी वाले केस में भी, इसको मैं फिर से समझाऊं,
क्या ये मैं फिर से कैलकुलेट करके बताऊं? सर इधर 5 आएगा ना, G5 है मैम ऊपर। बालक वो 5 वाला जो था उसको देखना, 5 वाला क्या कैलकुलेट करके कैंसिल आउट होते आपको अभी तक नहीं दिखा है? ये लेफ्ट नीचे वाला और ऊपर वाला कैंसिल हो गया। आपको सेंटर वाले को लेफ्ट और राइट यदि खींचा जाए, 5m ने खींचा तो नेट क्या होगा उसका इफेक्ट? जल्दी बोलो। अरे यार यहाँ पे m है, इधर 5m ने बुलाया और इधर भी 5m ने बुलाया, तो नेट कितना हो जाएगा? कैंसिल हो गया सर। तो वो इसलिए ना, उससे हम क्या कहेंगे कि कैंसिल आउट हो गया। अब बचा कौन? 3m और m वाला। 3m और m वाला जब तुम देख रहे हो तो 3m और m वाला क्या एक जैसे डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है? तो आप 3m वाले को डोमिनेट करता देखो। 3m यहाँ पर एक m लिखेंगे, ये एक m लिखेंगे। एक 3m अट्रैक्ट करेगा सेंटर को और एक सेंटर को m अट्रैक्ट करेगा। उन दोनों में ताकतवर कौन होगा? 3m वाला। रिजल्टेंट कितना आएगा? 2gm² और आप अगले वाले में चेक करो तो अगले वाले में भी देखो क्या होने वाला है। अगले वाले में भी ये जो आप देख रहे हैं 2m जो दोनों तरफ खींच रहा है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा कौन? ये जो m और 3m खींच रहा होगा वो, उनका भी डिफरेंस वही हो जाएगा 2m²/r²। ये FA और FB एक जैसे होंगे, चेक करके देखो। यस सर। अगले वाले में चलिए, अगले वाले में यदि आप चलते हैं तो वहां देखिए फिर से 5m ये तो कैंसिल आउट हो गया। अगले वाले में भी 2m खींचेगा सेंटर वाले 2m को, वो कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ बचेगा कौन? बचने वाला कौन है? ये देखिए, ये m और इधर है 3m, तो ये इन दोनों में ताकतवर कौन हो जाएगा? 3m वाला। 3m वाले का फोर्स कितना होगा? 3 × 2 6m, G 6m²/r²। और इधर हो जाएगा G 2m²/r², तो हो जाएगा 4m²/r²। तो एफ सी में कितना हो जाएगा? 4m²/r²। और एफ डी में भी यही हो जाएगा 4m²/r²। तो हम बड़े आराम से यदि ये फोर्स देखना सीख जाएं तो जो सेंटर पे लाल वाला लाइन फोर्स लग रहा है, एक बार 5m फिर 2m फिर 5m फिर 2m, वो तो कैंसिल आउट हो गया। जो अंतर आएगा वो दूसरे डायगोनल पे आएगा। और नेट फोर्स वेक्टर की तरह देखो और कैलकुलेट कर लो। डिस्टेंस सर आर किसको कह रहे हो? ऑब्जेक्टों के बीच का डिस्टेंस हमने स्मॉल आर मान लिया। तो आपको आंसर दिख जाएगा कि ए बी बराबर होंगे और वो छोटा होगा सी और डी से, जबकि सी और डी बराबर होंगे। जिन लोगों के समझ में आया हो हैंड राइज करें प्लीज। बहुत बढ़िया। केतब, सौमिल, प्राप्ति, माइसा, पलक, सुशांत, दिव्यांशु, कार्तिक, अबरार, कुशल। अबरार एक बार और समझा दूं? अबरार एक बार और समझाऊं? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 14 की मैं बात करता हूं, यहाँ क्या क्या कहा गया है? सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज रिवॉल्विंग सर्कुलर वेलोसिटी v इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स सडनली डिसअपियर। अच्छा सोचो, यदि ये है और इसके चारों तरफ घूम रहा है एक सैटेलाइट, यदि अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, तो ये क्या होगा? ये सीधे चला जाएगा। तो यदि तो टेंजेंशियली वो दूर चला जाएगा, क्योंकि अट्रैक्ट करने वाला फोर्स यदि गायब हो गया तो टेंजेंशियली दूर भाग जाएगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ही नहीं। यदि ये डिसअपियर हो जाता है खींचने वाला ग्रेविटेशनल, तो स्ट्रेट टेंजेंशियली भाग जाएगा। जैसे धागे में बांध के आप हाथ से सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल को घुमा रहे हो, धागा छोड़ दो तो पार्टिकल उंगली से आके थोड़े ना टकराएगा, वो टेंजेंशियली दूर भाग जाएगा। ध्यान से देखिए, यदि अर्थ, क्वेश्चन नंबर 15 में आप ये बताइए मुझे कि यदि अर्थ और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट दोनों के बारे में मैं सोचूं तो दोनों के घूमने का क्या होता है? डायरेक्शन वेस्ट से ईस्ट। और दोनों का टाइम पीरियड कितना होता है? 24 आवर।
दोनों का टाइम पीरियड होता है 24 आवर, सैटेलाइट का भी होता है 24 आवर, मतलब दोनों के ओमेगा जो हैं एक जैसे हैं, दोनों का टाइम पीरियड एक जैसा है। मुझे केवल ये बताइए, यदि सैटेलाइट अपोजिट घूमने लगे, यदि सैटेलाइट अपोजिट घूमने लगता है, ऐसा यदि हो गया, ये सैटेलाइट अपोजिट घूमने लगा, मान लो ये अर्थ के घूमने वाला कहानी हमने देख लिया, ये सैटेलाइट चल रहा था, और सैटेलाइट यदि ऐसे जाने लगे तो रिलेटिव वेलोसिटी तो ट्वाइस हो जाएगा, तो टाइम पीरियड हाफ हो जाएगी, तो टाइम पीरियड हाफ हो जाएगी, तो ये 12 आवर हो जाएगा। 12 आवर में अर्थ के सरफेस पे जहां वो अभी दिखा वो 12 घंटे के बाद फिर दिखेगा, क्योंकि कुछ आप चक्कर लगा लोगे और कुछ सैटेलाइट चक्कर लगा लेगा, आपके सामने वो फिर से प्रकट हो जाएगा। यदि अपोजिट घूमने लगे सैटेलाइट उसी पार्किंग ऑर्बिट में, इस ईस्ट से वेस्ट, तो रिलेटिव वेलोसिटी डबल हो गया, अर्थ भी घूम रही है लेकिन उसके अपोजिट सैटेलाइट घूमने लगा, तो जो टाइम पीरियड होगा वो हाफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, यहां ये हम बात कर रहे हैं कि हम जब इस सी ऑप्शन पढ़ लें, जब हमने डिफाइन किया था कि एस्केप वेलोसिटी, तो एस्केप वेलोसिटी के लिए हमने क्या देखा था, वो मिनिमम वेलोसिटी कि इनफाइनाइट पे चला जाए पार्टिकल, और इनफाइनाइट पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल भी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल भी जीरो, तो के इनिशियल प्लस यू इनिशियल और के फाइनल प्लस यू फाइनल ये क्या था, बराबर था। और आपको पता है कि यही है मैकेनिकल एनर्जी, और ये क्या है, फाइनल वाला दोनों जीरो, तो मैकेनिकल एनर्जी हमेशा क्या दिख रहा है, कांस्टेंट, जीरो के बराबर। यदि कोई पार्टिकल ग्रेविटेशनल फील्ड में कहीं पर हो और उसका पोटेंशियल टोटल एनर्जी जीरो है, इसका मतलब, और वो दूर जा रहा है ऑब्जेक्ट से, प्लेनेट से, तो वो इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा, मींस एस्केप कर जाएगा, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी जब हमने देखा था तो हमने क्या देखा था, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड है, और कंजर्व्ड है मतलब फाइनली इनफाइनाइट पे जाएगा पार्टिकल, वहां भी जीरो है, इसका मतलब वो कभी भी चेक करेंगे रास्ते में भी किसी पॉइंट पे, तो टोटल जो काइनेटिक और प्लस पोटेंशियल का वैल्यू मैकेनिकल का मुझे मिलेगा वो जीरो होगा। क्वेश्चन नंबर 17, ये सैटेलाइट जो कि अर्थ के सरफेस पे है, और आप उसको कितना एनर्जी देंगे जब वो अर्थ से आर डिस्टेंस पे घूमता दिखे, मान लो अर्थ के सरफेस पे है सैटेलाइट और ये अर्थ, रेडियस आर, ये मास एम, ये एम, तो टोटल एनर्जी इनिशियल कितना दिख रहा है, टोटल एनर्जी इनिशियल है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी कितना, जीरो, और पोटेंशियल कितना, माइनस जी एम एम बाई आर, ये है टोटल एनर्जी इनिशियल अभी। लेकिन जब आप इसको घूमता देख रहे हो, सैटेलाइट को घूमता देख रहे हो अर्थ के चारों तरफ, कितने हाइट पे, हाइट है आर और रेडियस था अर्थ का आर, ये है अर्थ और यहाँ पे है सैटेलाइट, तो आप यदि इस सैटेलाइट को देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आप जो टोटल एनर्जी लिखोगे वो टोटल एनर्जी क्या होता था, याद करिए, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, और ये याद आएगा तो आपको ये भी याद आएगा, पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 माइनस के साथ, माइनस माइनस प्लस जी एम एम बाई 2 इंटू डिस्टेंस कितना है 2r, पोटेंशियल एनर्जी का आधा कर दिया, तो ये कितना हो गया, जी एम एम बाई 4r। टोटल एनर्जी, ध्यान दीजिए, सॉरी, ये टोटल एनर्जी जो होता था वो पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 माइनस के साथ, और या टोटल काइनेटिक एनर्जी माइनस के साथ। अब यहाँ पर मैं टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूं, तो टोटल एनर्जी जो है उसमें माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं है, फिर से मैं याद दिलाऊंगा आपको, एक सेकेंड रुक जाइए। यदि अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है एम, ये है अर्थ, ये है सैटेलाइट, तो टोटल एनर्जी इनिशियल केवल पोटेंशियल है माइनस जी एम एम बाई आर, लेकिन जब वो अर्थ के चारों तरफ घूमने लगा
तब जो टोटल एनर्जी होगा वो क्या हो जाता था, पोटेंशियल एनर्जी का आधा, क्योंकि टोटल एनर्जी किसके बराबर लिखते थे, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। और वहां हम ध्यान से याद करिए, टोटल एनर्जी जब सैटेलाइट घूम रहा हो तब, तो वो पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। डिस्टेंस कितना है, मान लो r, तो क्या हो जाता, gmm बाई r और उसका ट्वाइस। और r किसके बराबर लिखोगे, r लिखेंगे आप 2 इंटू 2r। क्यों, क्योंकि ये भी r है सेंटर से और ये बाहर हाइट भी r है, तो ये 2r हो गया। तो ये हो गया माइनस gmm बाई 4r। अब बताइए कि इनिशियल और फाइनल एनर्जी में जो डिफरेंस है उसी का अंतर तो हम देंगे, तो रिक्वायर्ड एनर्जी कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड एनर्जी आप देखेंगे तो ये हो जाएगा टोटल एनर्जी फाइनल माइनस टोटल एनर्जी इनिशियल। फाइनल हो गया माइनस gmm बाई 4r और इनिशियल हो गया माइनस माइनस प्लस gmm बाई r। ये कितना आ गया, 3gmm बाई 4r। अब यहां से चेक करिए, 3/4 gm बाई r स्क्वायर इंटू mr, 3/4 gmr, 3/4 gmr। तो पहले सैटेलाइट को आपने देखा अर्थ पे रखा हुआ और बाद में देखा r हाइट के ऑर्बिट में घूमता हुआ। तो आपने फाइनल एनर्जी इनिशियल देखा, फाइनल टोटल एनर्जी इनिशियल देखा, फाइनल देखा, उनका डिफरेंस ले लिया, फाइनल माइनस इनिशियल, उतना एनर्जी मुझे देना होगा सैटेलाइट को उस ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए। सर शुरू में काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं सोचा, शुरू में सैटेलाइट अर्थ के सरफेस पे बैठा हुआ है इसलिए नहीं सोचा। ये था क्वेश्चन नंबर 17। जिन लोगों के समझ में आया हो हैंड राइज करें प्लीज। बहुत बढ़िया, सौमिल, महिषा, प्राप्ति, कार्तिक, दिव्यांशु, वेदांत, पलक, केतव, सुशांत। यहाँ एक एग्जाम्पल और देखिए आप, यहाँ यदि एक सैटेलाइट को देख रहे हैं आप r हाइट पे और दूसरे सैटेलाइट को आप उसी सैटेलाइट को यदि आप भेजना चाहते हैं 2r हाइट पे, तो इस सैटेलाइट के यहां भेजने के लिए आपको कितना एनर्जी देना होगा, रिक्वायर्ड एनर्जी। तो रिक्वायर्ड एनर्जी कैसे लिखेंगे, रिक्वायर्ड एनर्जी लिख देंगे टोटल एनर्जी फाइनल माइनस टोटल एनर्जी इनिशियल। और याद करिए टोटल एनर्जी होता था पोटेंशियल एनर्जी का हाफ, माइनस gmm gmm बाई ट्वाइस करेंगे 3r का, ये 6r, और वो हो जाएगा प्लस इनिशियल वाला gmm बाई 2 to the 4r। ये इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस ले लेते हैं तो ये पता चल जाता है हमें। और कर क्या रहे थे, पोटेंशियल एनर्जी सोच के उसका हाफ कर देते हैं तो टोटल एनर्जी निकल आता है। और टोटल एनर्जी का जो डिफरेंस है उतना एनर्जी देना पड़ेगा r रेडियस से 2r रेडियस में पहुंचाने पर। ये एक एग्जांपल हमने आपको समझाया। आइए वापस क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान से देखिए। आप जब लिखते हैं ना काइनेटिक एनर्जी तो वो ग्रेटर देन 0 होता है, तो इन सारे ग्राफ में काइनेटिक एनर्जी का ए वाला ग्राफ ही होगा। और याद करिए जो पोटेंशियल टोटल एनर्जी होता है वो पोटेंशियल एनर्जी का हाफ कर देते हैं तो मैग्नीट्यूड मिलता है। तो ये वाला पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा और ये दोनों निगेटिव होते हैं, और ये जो होगा ये टोटल एनर्जी होगा। तो ग्राफ में आपको यही चुनना था कि कौन सा एनर्जी क्या है। तो काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन 0, पोटेंशियल हमेशा, और पोटेंशियल टोटल हमेशा निगेटिव तो नीचे आ गया, और टोटल एनर्जी जो है वो नजदीक रहेगा ओरिजिन के, और पोटेंशियल एनर्जी का आधा है, पोटेंशियल एनर्जी दूर रहेगा ओरिजिन से। सर ऐसा कर्व बनेगा ये कैसे पता, तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते थे आप, माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 माइनस ऑफ gmm बाई 2r, तो माइनस माइनस प्लस हो गया।
तो के इंटू आर क्या हो गया, कांस्टेंट। तो के आर कांस्टेंट कैसा बनता था, के और आर का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ऐसे ही बाकी दो देखेंगे तो निगेटिव वाला रेक्टेंगुलर, निगेटिव की तरफ वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप बनेगा। 18 नंबर के बारे में मैंने बताई। जिन लोगों के समझ में आ गया हैंड राइज करें प्लीज। सौमिल, माइसा, केतव, कार्तिक, पलक, कुशल, प्राप्ति, वेदांत, दिव्यांशु, सुशांत। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में एक सैटेलाइट with geostationary orbit around the Earth distance r from the center. If angular velocity of the Earth about axis double, the satellite can now be in geostationary orbit around the Earth if its distance from the center is। ध्यान से देखिए, यदि अर्थ के रोटेट करने का एंगुलर वेलोसिटी डबल कर देंगे तो टाइम पीरियड हाफ हो जाएगा, वो 24 घंटे से क्या हो जाएगा, 12 घंटे। तो पहले अर्थ के चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ कितने में घूमता देखते थे हम लोग, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होता था, ये इसका टाइम पीरियड क्या निकलता था, 24 घंटे। अब आपने क्या किया, अर्थ का टाइम पीरियड चूंकि कम हो गया, क्योंकि अर्थ जो था, अर्थ का टाइम पीरियड पहले था 24 आवर। अब क्या हुआ, अर्थ का ओमेगा डबल हो गया तो टाइम पीरियड हाफ हो गया, 12 आवर। तो अब आपको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को क्या करना होगा, उसका रेडियस बदल देना होगा, उसका भी टाइम पीरियड हो जाएगा। मुझे बड़ा करना छोटा करना में अकल ही नहीं लगाया, मैंने केवल ये कर दिया, ये 12 आवर। अब यहाँ ध्यान से देखिए, पहले ये आर है और अब ये आर डैश है। हम लोगों के पास एक रिलेशन आता है इन दो सैटेलाइट के लिए, एक ही प्लेनेट के चारों तरफ जो घूम रहे होते हैं, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड देखते हैं, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो ध्यान से देखिएगा, T1 by T2 इक्वल्स टू R2 R1 by R2 होल टू द पावर 3/2। T1 24, T2 या स्क्वायर रहने दो इधर और क्यूब रहने दो उधर, जैसे था वैसे ही रहने दो, 24/12 24/12 और उधर r अपॉन r डैश होल टू द पावर 3। ये 2 इक्वल्स टू r क्यूब r बाई r डैश का क्यूब या 2 टू द पावर 1/3 इक्वल्स टू r बाई r डैश। r डैश कितना हो गया, r बाई 2 टू द पावर 1/3। r डैश क्या हो जाएगा, r अपॉन 2 टू द पावर 1/3। क्वेश्चन नंबर ये हम देख रहे थे 19, डी ऑप्शन। इस सैटेलाइट को हमने देखा जो जियो स्टेशनरी में है, मतलब 24 घंटे उसके टाइम पीरियड है। अब अर्थ का घूमना हो गया क्या, कि वो डबल हो गई स्पीड, ऐसा इमेजिन करो, तो टाइम पीरियड हो जाएगा हाफ, 12 घंटे। तो अब जो नया जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होगा उसमें सैटेलाइट का टाइम पीरियड होना चाहिए 12 घंटे। तो आपको टाइम पीरियड पता है तो रेडियस का रिलेशन निकल के चला आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि ए एरिया जो ऑर्बिट का है उसको चक्कर लगाने में टाइम टी लगता है। तो याद करिए, तो क्या लिखा करते थे हम लोग, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट डीए बाई डी टी एल अपॉन 2m इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये याद आया होगा आपको। अब यहां पर चेक कर लीजिए, एरिया ए टाइम टी और ये हुआ l बाई 2m। तो l का वैल्यू कितना हो गया, ट्वाइस ma बाई टी। बस इतनी सी बात। एरियल वेलोसिटी का मतलब, तो ऑर्बिट का टाइम पीरियड जो होगा वो पूरा एरिया लेंगे एलिप्स का, तो वो एरिया ए बाई कैपिटल टाइम पीरियड वाला कैपिटल टी डिवाइड कर दिया, एरियल वेलोसिटी आया, l बाई 2m के बराबर कर दिया, तो l एंगुलर मोमेंटम निकल आया 2ma बाई टी।
क्वेश्चन नंबर 20, जिन जिन के समझ में आ गया हैंड राइज कर दें जल्दी में। स्टॉम, मिल, माइसा, कार्तिक, वेदांत, पलक, केतव, सुशांत, दिव्यांशु, प्राप्ति, कुशल, अबरार। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 21। अगेन बहुत बढ़िया। 21 में है सैटेलाइट ए एंड बी आर ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, रेडियस आर 4r, एरियल वेलोसिटी के बारे में बात करने को कह रहा है। बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनिए। जब हम एरियल वेलोसिटी कहते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही आइडिया आता है। पहले क्वेश्चन नंबर देख लूं 21। एरियल वेलोसिटी कहते हैं तो देखिए dA by dt या टोटल एरिया बाय टोटल टाइम पीरियड, या टोटल एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर बाय टाइम पीरियड। तो यदि एरियल वेलोसिटी का रेशियो देखेंगे तो dA1 by dt अपॉन dA2 by dt, तो ये क्या आ रहा है? तो ये आप लिख दे रहे हैं, इनका जो रेशियो है पाई आर स्क्वायर बाई T1 अपॉन पाई 4r स्क्वायर बाई T2, या यहां से देखिए 1/16 इंटू T2 बाई T1। और आप याद करिए T2 बाई T1 किसके बराबर होता है? R2 बाई R1 टू दी पावर 3/2, 4r अपॉन R टू दी पावर 3/2, ये 8 हो जाता है। तो आप यहां पर क्या लिख देंगे? 1/16 इंटू 8, ये हो गया 1/2। तो एरियल वेलोसिटी जब कहा गया तो एरियल वेलोसिटी कहा गया तो बहुत आसान सा काम था ना ये देखना कि dA1 बाई dt और dA2 बाई dt, तो एरिया बाई टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का रिलेशन आप जानते हैं T² प्रोपोर्शनल टू R3। तो ये सर ये केपलर्स लॉ वाला T² प्रोपोर्शनल टू R³ बार बार आ रहा है। हाँ बार बार आ रहा है। R क्या है? रेडियस। सर्कुलर है तब, और यदि एलिप्स है तो वो एवरेज डिस्टेंस होता है, क्योंकि डिस्टेंस तो बदल रहा है मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाई 2, और वो सेमी मेजर एक्सिस के बराबर आ जाता है। एवरेज डिस्टेंस R ले लेते हैं एलिप्टिकल पाथ पे। T² इज प्रोपोर्शनल टू R³। नेक्स्ट चेक करिए क्वेश्चन नंबर 22 के 21। लास्ट वाला दिखाऊंगा नहीं, मैं फिर से लिखूंगा, चेक कर लो। 21 dA1 बाई dt अपॉन dA2 बाई dt, ये इक्वल्स टू क्या लिख दिया? पाई आर स्क्वायर बाई T1 अपॉन पाई 4r स्क्वायर बाई T2, और ये कितना हो गया? 1/16 T2 बाई T1, और ये कितना आ गया? 1/16 8, ये हो गया 1/2। लिख लिया। और T2 बाई T1 कितना हो जाता है? R2 बाई R1 होल टू दी पावर 3/2, क्योंकि T² होता है प्रोपोर्शनल टू R³। तो इससे निकल के चला आया 4r बाई R टू दी पावर 3/2, ये हो गया 2 टू दी पावर 3, ये हो गया 8। ये यहाँ यूज कर दिया। थैंक यू सर। अभी मैं क्लियर कर रहा होता हूँ तो लिख नहीं तो थोड़ा आप आराम पहले ही बता दीजिए कि सर मैं नोट कर रहा हूँ, या मैं फिर से लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। एक बार और मैं लिख दूं, या समझ में आ गया? आ गया सर। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद देखिए 22, एक प्लेनेट है जो एलिप्टिकल पाथ पे चक्कर लगा रहा है, ठीक। और जैसे ही एलिप्स कहता है तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाता है, ये 22 वाला देख रहे हैं, dA बाई dt, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाता है L बाई 2m। एरियल वेलोसिटी दिया गया है हमें। एरियल वेलोसिटी कितना है? 4 इंटू 10 टू दी पावर 16। अब देखिए L कैसे लिखते?
तो एल तो हम देखते हैं पेरिजी या एपोजी पे लिखते हैं mvr बाई 2m। ये कौन सा है भी? ये भी है जो मैक्सिमम मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ, ये 22 देख रहे हैं। 22 में मैक्सिमम स्पीड, जब डिस्टेंस मिनिमम होगा तो स्पीड मैक्सिमम होगा। ये आर मिनिमम है और स्पीड मैक्सिमम है। अब ये सोचो ना, एलिप्टिकल पाथ होता है, यहाँ सन है, तो यहाँ आप देखते थे ना, ये R1 और ये R2, ये मिनिमम डिस्टेंस, यहाँ स्पीड V1 मैक्सिमम, और जो मैक्सिमम डिस्टेंस वहाँ स्पीड मिनिमम। याद करिए। तो ये पेरिजी नजदीक वाला और एपोजी वाला डिस्टेंस ज्यादा स्पीड कम, और नजदीक वाला डिस्टेंस कम सन से स्पीड ज्यादा। अब यहाँ पर V मैक्सिमम देखना है, तो V मैक्सिमम के लिए चेक करिए ना, हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया? V मैक्सिमम R मिनिमम कितना दिया गया है क्वेश्चन में? 2 × 10⁻12 बाई 2। ये चेक करिएगा, V मैक्सिमम निकल करके चला आया 4 × 10⁻4 मीटर पर सेकेंड, 40 किलोमीटर पर सेकेंड। ये आंसर आ गया। एरियल वेलोसिटी क्या था? da/dt। क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम बाई 2m कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको टाइम पीरियड के बारे में बात करने को कह रहा है। एलिप्टिकल पाथ है, मिनिमम डिस्टेंस r स्मॉल r और मैक्सिमम डिस्टेंस कैपिटल R, मास है सन का m। ध्यान से देखिए, यदि ऐसा हो ना, ये r और ये r, तो एरियल वेलोसिटी के लिए, ये टाइम पीरियड के लिए जब हम बात करेंगे, तो टाइम पीरियड के लिए हमारे पास क्या था? तो सर्कुलर ऑर्बिट वाला एक बार रिकॉल कर लो, वही डिराइव करना आसान भी होता है। यदि सर्कुलर ऑर्बिट हो ये m, और सर्कुलर ऑर्बिट पे घूम रहा हो ये, रेडियस है r, तो हम लोग क्या लिखते थे? mv²/r इक्वल्स टू gmm/r²। यहाँ से v ऑर्बिटल निकल के चला आता था, कितना होता था वो डायरेक्ट याद है हमको, gm/r। स्मॉल m तो कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ याद करिए टाइम पीरियड कैसे लिखते थे? 2πr/v ऑर्बिटल। टाइम पीरियड कैसे लिखते थे? 2πr/v ऑर्बिटल में gm/r। टाइम पीरियड कैसे लिखते थे? 2π/√gm और r⁻³ या इसे दूसरे नजरिए से लिखना चाहें तो t = 2π √, क्लास ये 2π √r³/gm। अब यहाँ r का वैल्यू यदि हम रख लें तो काम बन जाए। ये r था जब हम सर्कुलर ऑर्बिट देख रहे थे, लेकिन जब एलिप्टिकल है तो r के बदले हम r' कहते हैं, जिसे कहते हैं r एवरेज, जिसे हम कहते हैं मैक्सिमम मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाई 2। तो जब एलिप्टिकल ऑर्बिट होगा तब जो मैं टाइम पीरियड लिखूंगा वो टी डैश कैसे लिख दूं? ध्यान से देखिएगा, 2π √r+r/2 का होल क्यूब बाई क्यूब अपॉन gm स्क्वायर रूट के भीतर में। अब यहाँ पर 2 का क्यूब करोगे तो वो नीचे आ जाएगा 8, और 2 को स्क्वायर करके भीतर, 2 को भीतर ले जाओ तो 4 न्यूमरेटर में आएगा। ये हो जाएगा π√4/r+r का क्यूब बाई 8, 2 दूनी 4 मिनट 8 gm, या हो जाएगा π√r प्लस कैपिटल R का क्यूब बाई 2 gm। ये एलिप्स के लिए आप याद रख सकते हैं चाहे तो, ये एलिप्स के लिए याद रख सकते हैं चाहे तो, और अदरवाइज ये तरीका ध्यान से देख लीजिए। यहीं से निकल करके आ जाता है t = r⁻³ या t² ⁻r³, वो जो बार बार यूज होता देख रहे हैं केपलर्स थर्ड लॉ, इस वाले फॉर्मेट में। सर्कुलर ऑर्बिट के लिए होता है t² ⁻r³, और जब
ये स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। जब एलिप्स बनता है तो सेमी मेजर एक्सिस ए क्यूब कर देते हैं, वो एवरेज ए के बराबर आ जाता है, आर प्लस आर बाई 2 ए के बराबर आ जाता है। जिन बच्चों को समझ में आया हो प्लीज हैंड राइज करें। बहुत बढ़िया। सौमिल, कार्तिक, दिव्यांशु, केतव, वेदांत, माइसा, प्राप्ति, पलक, सुशांत, अजिंक, बहुत बढ़िया। सर्कुलर वाला डिराइव कर लें और फिर आर के बदले एवरेज डिस्टेंस डाल दें एलिप्स होने पर। यहां चेक करिए, आता है एक पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में हम लोग देखते हैं एक लंबा रास्ता, एक छोटा रास्ता। सर छोटा और लंबा क्या होता है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 24, आर और 2r रेडियस के मास एक छोटे वाले का m है तो बड़े वाले का 8m हो जाएगा। आर क्यूब के प्रोपोर्शनल वॉल्यूम होता है, तो छोटे वाले का मास स्मॉल m, बड़े वाले का मास 8 टाइम्स स्मॉल m। आर और 2r रेडियस, ये बहुत दूर से आते हैं, टकराते हैं, फिर वापस जाते हैं। कहानी ये है 24-25 के लिए। तो 24-25 के लिए देखिए, ये इनफाइनाइट से आ रहे हैं आर, और ये m और ये 3m वाले, इनका रेडियस r, इनका रेडियस 3r, और ये आकर के टकराते हैं। तो टकराते वक्त जो यहाँ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा, जिसे u रिलेटिव आप कह देते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो हम लोग जो काइनेटिक एनर्जी देखेंगे सी फ्रेम में, सेंटर ऑफ मास तो रुका ही हुआ है, तो ग्राउंड फ्रेम भी हो जाएगा। तो दो पार्टिकल जब चल रहा होता है तो काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं सी फ्रेम में, हाफ म्यू यू रिलेटिव स्क्वायर, और यू रिलेटिव यही है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। म्यू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच स्क्वायर, और न्यू कहां से आएगा। अब हाँ, अब यहां पर ये भी समझिए, शुरू में और अंत में जो हम बात कर रहे होंगे, टक्कर होते वक्त उनके बीच का जो डिस्टेंस है उस पे फोकस करना ना। ये r और ये 2r, तो हम क्या देख रहे हैं अभी, u देख रहे हैं -gm 8m बाई 3r, और ये काइनेटिक एनर्जी देख रहे हैं। और इनिशियली ये भी रेस्ट पे था, रेस्ट से रिलीज किया गया, ये भी रेस्ट पे था, और इनफाइनाइट सेपरेशन पे है, तो पोटेंशियल भी जीरो और काइनेटिक भी जीरो। आप क्या लिख सकते हैं, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल, के फाइनल प्लस यू फाइनल। इनिशियल ये भी जीरो, ये भी जीरो, फाइनल आ गया है हाफ म्यू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच स्क्वायर। जो सी फ्रेम में आप एनर्जी लिखेंगे वही ग्राउंड फ्रेम में भी होगा काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा, क्योंकि एक्सटर्नल कोई फोर्स है नहीं, शुरू में रेस्ट पे था तो अब भी रेस्ट पे होगा, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में भी वही होगा जो ग्राउंड फ्रेम में होगा। आपने देखा हाफ म्यू वी अप्रोच स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया g 8m स्क्वायर बाई 3r। ये हो गया इधर g 8m स्क्वायर बाई 3r, लेफ्ट साइड ले आए, 8m इंटू m बाई 8m प्लस m, ये आपने म्यू लिखा, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच स्क्वायर। तो यहाँ से आपको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच पता चल गया। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गया यहाँ 8/9 होगा, देखिएगा m स्क्वायर दोनों तरफ से चला जा रहा है, 8m स्क्वायर दोनों तरफ से चला गया, 8m स्क्वायर 8m स्क्वायर, नीचे कौन बच रहा है 9m। 9m को देखें तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो ऊपर आ जाएगा g 6m बाई r, और ये स्क्वायर रूट में, और ऊपर m दिख ही रहा है।
6 GM/r। अच्छा, एक पॉइंट और, जब टक्कर होगा तो टक्कर के बाद फिर ये दूर भागेगा। हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन जानते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल्स टू E टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, 1/2 √g 6m/r। स्क्वायर रूट के भीतर 2 को ले जाओ, 4 हो जाएगा, 3 GM/2r। 3 GM/2r ये आ गया अपने पास वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, अलग हटने वाला वेलोसिटी आ गया। 24 में यही आपसे पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। तो जो आपको काइनेटिक एनर्जी चाहिए बाद वाला, उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो एक स्टेप पहले ही निकल आएगा। यदि वेलोसिटी पता चल गया तो काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, या इस तरह से देख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी आपको पता चल रहा है। काइनेटिक एनर्जी अप्रोच का कितना है? काइनेटिक एनर्जी अप्रोच वाला देख लीजिए ना, हाफ म्यू वी अप्रोच स्क्वायर, और इसको हटा देते हैं, कट नहीं करते हैं, 8m²/g, 8mgm²/3r। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ अप्रोच है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी सेपरेशन के टाइम पे क्या लिखेंगे? ग्रीन कलर से मैं लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा। काइनेटिक एनर्जी सेपरेशन के टाइम पे क्या लिखेंगे? हाफ म्यू ई टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये सेपरेशन का हो जाएगा। हाफ म्यू ई स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच स्क्वायर, ई का हो जाएगा 1/4, और हाफ म्यू वी अप्रोच स्क्वायर है 8 GM²/3r, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 GM²/3r। ये कहानी तो बहुत कम बच्चों के समझ में आता है, जिनको कोलिजन वोलिजन थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। जिनके समझ में आया हो वो हैंड राइज करें प्लीज केवल। जो गलती से हाथ राइज किए हुए हो हटा लें, और जिन्होंने राइज कर दिया सही से समझ में आया हो तो वो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अरे बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहां हम लोगों ने देखे कि ये सेपरेशन अप्रोच सोच सकते हैं। कुछ बच्चों को इतना सोचना बड़ा कठिन लगता है। एक काम करो, ये m 8m 2r r इनफाइनाइट पे टकराने आया होगा, तो इसका स्पीड यदि v होगा, इसका स्पीड v/8 होगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर दो, ये बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको पता चल गया कि v/8 होगा। आप यहां से पता कर लो कि ये v कितना होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, और जो v निकल के चला आए तो जब ये जाने लगेंगे दूर, तो इसका यदि v' होगा तो इसका होगा v'/8। तो E बराबर क्या लिखते हैं? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो E है, मान लो दिया गया 1/2, तो सेपरेशन वाला हो जाएगा 9v'/8, और अप्रोच वाला हो जाएगा, चेक कर लेना, और अप्रोच वाला हो जाएगा v + v/8, 9v/8, तो v' = हो गया v/2। ये रिलेशन आपको पता चल गया। तो आपको बाद वाला, यदि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से शुरू वाला भी निकल के चला आया तो कंजर्वेशन ऑफ बाद वाला v' दिख गया, तो बाद वाला काइनेटिक एनर्जी आप लिख लेंगे। बाद वाला k' कैसे लिख लेंगे? हाफ m v' प्लस हाफ 8m v'/8 का स्क्वायर, और v' के बदले v/2 रख देंगे, तो बाद वाला काइनेटिक एनर्जी चला आएगा। कुछ बच्चों को ये रास्ता समझ में आ जाता है कि पहले वाले में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर देंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करके v निकल आएगा, और न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन से ये v' निकल आया, तो बाद वाला काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। और बाद में ये कहीं जाकर के रुकता होगा, तो जहां जाकर के रुकता होगा वो सेपरेशन के लिए भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर देंगे, तो सेपरेशन r निकल के चला आएगा। ये कहानी यहाँ बताया गया है। ये दूसरा रास्ता जिनके समझ में दूसरा भी आ गया हो रास्ता, वो हैंड राइज करें, या दूसरा ही समझ में आ गया हो।
माइसा, प्राप्ति, कार्तिक, अजंत, केतव, सौमिल, पलक। बहुत बढ़िया। यहाँ तक मैं मान लेता हूं कि आपने थोड़ा सा ग्रेविटेशन के बारे में जानकारी इकट्ठा किया है। एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूं जो मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि जब हमने पिछले टर्न पे कहा आपसे यहाँ वेलोसिटी देंगे, तो वेलोसिटी देंगे तो एक तो सर्कुलर ऑर्बिट याद आया आपको, और एक पैराबोला याद आया टू इनफाइनाइट, एक हाइपरबोला याद आया टू इनफाइनाइट, फिर ये एक एलिप्स याद आया, दूर से घूम के आएगा, और एक एलिप्स याद आया जो नजदीक से घूम के आएगा, और एक ये सीधे यदि थ्रो करेंगे तो इधर जाता है। तो इनमें आपको याद करिए, ये जो लिखा करते थे, ये जो सर्किल है ये एलिप्स है, और यहां भी ये एलिप्स है। इसमें फार फोकस पे अर्थ है और दूसरे वाले एलिप्स में नियर फोकस पे अर्थ है। तो पैराबोला के लिए क्या कंडीशन आप यूज करते हैं? एस्केप वेलोसिटी के बराबर वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करिए, वो पैराबोलिक पाथ से इनफाइनाइट पे चला जाएगा पार्ट के, यदि हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है तो। यदि स्पीड एस्केप से ज्यादा है तो इनफाइनाइट पे जाएगा, पाथ होगा हाइपरबोलिक। यदि स्पीड ऑर्बिटल है सर्कुलर वाला √gm/r तो सर्कुलर पाथ मिलेगा। यदि स्पीड ऑर्बिटल से ज्यादा है और एस्केप से कम है तो एक बड़ा सा एलिप्स बनेगा जिसके नियर फोकस पे अर्थ का सेंटर होगा। और यदि वो जो छोटा एलिप्स आप देख रहे हैं जिसके फार फोकस पे अर्थ का सेंटर है, उसके लिए भी आपने पिछले टर्म पे डिराइव किया है √gm/r 2r/r+r। तो ये मैं तीसरी या चौथी बार फॉर्मूला आपके सामने रख रहा हूं, इन्हें ध्यान रखते हैं तो कई जो का कॉलम मैच टाइप क्वेश्चन होता है वो सही बन जाता है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसे मैं आपको बताने की कोशिश करने वाला हूँ। ये चित्र आपके पास है, अभी जो मैंने पीडीएफ शेयर किया है आपको अपने ग्रुप पे, उस पे भी है। अभी फिलहाल मैं इसे हटा रहा हूँ। क्लियर? यहाँ जो मैंने आपसे प्रूफ करवाया था रिजल्ट कि यदि h हाइट से हम प्रोजेक्ट करते हैं, ये जब घूम करके ऐसे आता है तो यहाँ जो v और यहाँ ये है अर्थ, और यहाँ जो देखते हैं v', इनमें क्या रिलेशन हम लोग डिराइव करके लाते हैं? m स्मॉल m v इंटू स्मॉल r इक्वल्स टू स्मॉल m v इंटू v' इंटू कैपिटल R। स्मॉल r आपने कहां से कहां तक का लिया है? इस केस में स्मॉल r आपने इसे कहा, और कैपिटल R तो ये वाला हो जाएगा ना डिस्टेंस, ये जो रेडियस वाला डिस्टेंस है इस पार्टिकल के लिए यहां जब है तो यहां से v लिखना आपको आता है। v का वैल्यू आपने याद किया हुआ है gm/r और 2r/r+r। तो यहां से v' भी आप निकाल लेंगे gm/r, और साथ में एक आ जाएगा 2r/r+r, और ब्रैकेट में आ जाएगा r²/r²। और हम चेक करके देखते हैं कि इन दोनों के बीच में आता है एक वेलोसिटी, और वो ऑर्बिटल वाला वेलोसिटी gm/r, वो इन दोनों के बीच में आता है। इन दोनों के बीच में आता है कहीं ऑर्बिटल वेलोसिटी √gm/r। ये जो पहला वाला भी देख रहे हैं और दूसरा वाला v' देख रहे हैं, इसके बीच में कहीं ना कहीं पार्टिकल के पास ये वेलोसिटी आता है, क्योंकि ये जो ऊपर वाला v है √gm/r 2r/r+r, ये एक से छोटा होता है 1gm/r से √gm/r से, और ये v' जो होता है √gm/r से बड़ा आता है। मैथमेटिकली ये प्रूफ हो जाता है। h का वैल्यू कोई कैपिटल R डाल करके आप चेक कर लेंगे R2 R3 R। तो अब ये एक क्वेश्चन बनता है आपसे कि एक पार्टिकल को अर्थ के सरफेस से मैंने फेंका, अर्थ है ये, तो पाथ कैसा होगा? h हाइट या ये कह लें रेडियस r, स्पीड जो दिया गया है वो दिया गया है √gm/r। बताओ पाथ कैसा होगा, या पाथ कैसे कैसे होंगे? तो पहला केस देखिए, यदि बंदा ऐसे हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहा होगा
तो पाथ क्या हो जाएगा? सर्किल। यदि बंदे ने ऐसे थ्रो कर दिया पार्टिकल को तो वो पाथ कैसा हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। और ये थ्रो करने की बात नहीं कह रहा, कह रहा है कि एक पार्टिकल का ये स्पीड है √gm/r। तो √gm/r स्पीड हमने क्या कहा कि एक रास्ते में कहीं इसका हो जाता है एलिप्टिकल पाथ पे घूमते हुए, कहीं ना कहीं ऐसा स्पीड होता है। तो यदि वो एलिप्टिकल पाथ पे घूम रहा होगा तो तीसरा पाथ पॉसिबल है एलिप्स। कि रास्ते में कभी कहीं ना कहीं ऐसा होता है यदि घूमते हुए कि जब वो सेंटर से r डिस्टेंस पे हो और वो एलिप्टिकल पाथ पे और उसका स्पीड हो √gm/r। तो प्रोजेक्ट करने की बात नहीं कर रहा है, कह रहा है कि ये स्पीड वाला पार्टिकल है, बताओ पाथ कैसा होगा। तो ये स्पीड वाला हो सकता है नीचे आ रहा हो स्ट्रेट पाथ, हो सकता है हॉरिजॉन्टली जा रहा हो तो सर्कुलर पाथ, हो सकता है कि वो इलेक्ट्रिकल पाथ पे हो। तो 3 संभावनाएं बनती हैं जो एडवांस लेवल के बच्चे ही सोच करके सही कर सकते हैं। मतलब टॉप 500 बच्चे IIT JEE में जो बैठेंगे, बाकी बच्चों को ये एलिप्स पाथ नहीं इसमें दिखेगा। सर्कुलर दिख जाएगा, भले ही स्ट्रेट लाइन भी दिख जाए। एलिप्स में क्या कहानी है कि जब हमने देखा ये √gm/r, तो ये जो एलिप्टिकल पाथ हम r वाला एक देख रहे हैं जिसका r क्या है? एपोजी है, मैक्सिमम डिस्टेंस है फोकस से या अर्थ के सेंटर से। और तो अब पेरिजी यदि कुछ भी हो तो वो एपोजी पेरिजी के बीच में कभी न कभी उसका वेलोसिटी √gm/r भी होगा। क्योंकि जहां पर आपने प्रोजेक्ट किया यदि वो √gm/r और साथ में 2r/r+r है जो कि √gm/r से कम है, तो नजदीक आने पे इसका स्पीड बढ़ता होगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा जो √gm/r होगा। तो इलिप्टिकल पाथ पे भी ये स्पीड r डिस्टेंस पे रह सकता है सैटेलाइट के पास। ये कहानी यहाँ बताई गई। आप लोगों का अब जो क्लास हम लोगों का शुरू होगा 20 सेकेंड से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू होगा। और 11th के टॉपिक भी हम लोग साथ में थोड़ा थोड़ा डिवाइस करना शुरू करेंगे, जो कि पूरे साल चलता रहेगा। पूरे साल 11th एक बार और आएगा आपके सामने, धीरे धीरे डिस्कशन में आएगा। चैप्टर पढ़ना हो तो पर्सनली मुझे रिक्वेस्ट करिएगा, मैं अभी भी छुट्टियों में आपको पढ़ा सकता हूँ। जिनको जो चैप्टर पढ़ना हो मुझे व्हाट्सएप करके जूम पर टाइम लेके या इंस्टीट्यूट में टाइम लेके आकर आप पढ़ सकते हैं मुझसे, कोई भी 11th का टॉपिक, जो भी चैप्टर आपका मन करे। और 22 से हम लोग अपना बैच शुरू कर चुके रहेंगे, 22 से कौन सा? जो 12th वाला होगा। ठीक, अब रिलैक्स करिए, 11th के टॉपिक कंप्लीट है। और हमसे पर्सनली कुछ आप पढ़ना चाहें, पूछना चाहें तो व्हाट्सएप या मोबाइल पे या इंस्टीट्यूट में आके मिलके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। Excuse me, sir. हाँ Sir, पूछिए। fluid mechanics के doubts